नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज ही हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए 8वीं क्लास है, जहां पर आज हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए ज़बरदस्त तैयारी हो सके। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसको कहा जाता है? सामवेद को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सा वेद है जो भारतीय संगीत से संबंधित है, तो वो वेद है सामवेद। कौन सा वेद है भाई? सामवेद। और अगर पूछा है कि बताइए संगीत की रचना किस वेद के अंतर्गत हुई है, तो भाई संगीत की रचना सामवेद के अंतर्गत हुई है। किसके अंतर्गत हुई है? सामवेद के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखो, जानते हैं थोड़ा सा वेद के बारे में। तो देखिए, जो वेद हैं, वेदों की संख्या 4 है। कितनी है वेदों की संख्या? 4। अच्छा, वेद कौन कौन से हैं? तो पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है सामवेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। कौन कौन से वेद है भाई? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए, आज हम थोड़ा सा वेद के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, और ये ऋग्वेद से मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, वो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इससे बाहर ऋग्वेद से कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, अच्छे से सुनना कि ऋग्वेद आखिर है क्या, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ऋग्वेद से पूछा जाएगा वो बस यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो आइए जानते हैं ऋग्वेद है क्या। तो देखो भाई, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। सूक्त को मंत्र भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो भाई ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। और क्वेश्चन पूछा है कि बताइए ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो यानी कि सूक्त ही मंत्र होते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें 3 पाठ हैं। ठीक है, इसमें कितने पाठ हैं? 3 पाठ है। कौन कौन से हैं? तो वो है साकल, बालखिल और बाष्कल। तीनों पाठों के नाम बताइए कौन कौन से? साकल, बालखिल और बाष्कल। तो ये ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। अच्छा, ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है, तो उस अध्ययन करने वाले पुरोहित को होर्त कहा जाता है। क्या कहा था? होर्त। यानी कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होर्त कहा जाता है। तो देखिए, अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं या 1028 मंत्र हैं। इसमें 3 पाठ हैं जो कि निम्न है। कौन कौन से? साकल, बालखिल और बाष्कल। ठीक है, कौन कौन से? साकल, बालखिल और बाष्कल। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? होर्त कहा जाता है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि बताइए ऋग्वेद का पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो उसे होर्त कहा जाता है। ठीक। अब देखिए आगे हमारा अगला पॉइंट कि ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, इसे सूक्त भी कहा जाता है। अभी हमने कहा था ना कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसको मंत्र बोलते, तो वही बात आ गई यहाँ पर भी कि ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1028 मंत्र हैं, इसको ही सूक्त कहा जाता है। ठीक। अच्छा, ऋग्वेद के भाई 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से? तो एक तो है ऐत्रेय और एक है कौशितकी। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि बताइए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है, तो वो है ऋग्वेद का। और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का है, तो वो भी है ऋग्वेद का। तो यानी कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ये आपको याद रखना है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और जिसके प्रवर्तक प्रजापति हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बताइए ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो वहाँ पे कई सारे आपको वेद दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको टिक करना है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। क्या है भाई? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और इसके प्रवर्तक कौन है, यानी कि आयुर्वेद के रचयिता कौन है, तो वो है प्रजापति। कौन है भाई? प्रजापति। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से ही पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में। चलिए, अब ऋग्वेद के लिए अगला पॉइंट है कि भाई ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, जो कि परुषणी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। तो पूछा जाएगा कि बताइए ये दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और ये किसके किनारे लड़ा गया था, यानी कि कौन सी नदी के तट पर लड़ाया गया था, तो ये परशुणी नदी के तट पर लड़ा गया था। और वर्तमान नाम इसका क्या है? रावी। ठीक। अच्छा, ये किस किस के बीच में हुआ था, तो ये सुदास और 10 जनों के बीच में हुआ था। और इसमें कौन विजयी हुआ था, तो इसमें भाई सुदास विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? सुदास विजयी हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, इसीलिए इसे सोम मंडल भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताइए वह कौन सा ऋग्वेद का मंडल है जिसमें सोम देवता का वर्णन है, तो वो है 9वां मंडल।
और कौन से मंडल को, ऋग्वेद के कौन से मंडल को सोम मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद का कौन से मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है? तो भाई ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की 100% गारंटी है। क्योंकि अगर ऋग्वेद से जितना भी डिटेल में जाना चाहे तो इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, क्योंकि ये कंप्लीट है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है और इसी मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि बताइए पुरुष सूक्त में जो चतुर्वर्णों का उल्लेख है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो वह भाई ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्या वर्णन है कि जो ब्राह्मण है वो परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ। और ऋग्वेद का ये जो 10वां मंडल है इसी में देवी सूक्त का भी वर्णन है। तो ये भी आपसे सीधा सीधा पूछा जाता कि बताइए देवी सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो भाई देवी सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि बताइए ऋग्वेद में वह कौन सी नदी है जिसका उल्लेख 3 बार मिलता है? तो भाई यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। अच्छा, ऋग्वेद में भाई सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। भाई किसको माना गया है? सरस्वती को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो अगर मैं आपको बताऊं भाई चरक संहिता की, तो जो चरक संहिता ना यूपी SSSC पेट 2021 में जो पेपर आया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पहली शिफ्ट में कि चरक संहिता किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा कि भाई चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। अगर ऑप्शन में चिकित्सा ना दिया हो तो आपको ऑप्शन में आयुर्वेद लिख कर देगा। क्या लिख के देगा? आयुर्वेद। तो आप वहाँ पे देख लेना कि ऑप्शन में चिकित्सा दे रहा है या आयुर्वेद। तो जो भी होगा उसी को टिक करोगे, या तो चिकित्सा करोगे या आयुर्वेद करोगे, एक ही दिया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, बात की जाए ऋग्वेद की, तो अभी जो हमने ऋग्वेद में डिटेल में पढ़ा, अभी इसका थोड़ा सा पार्ट और रह गया है। वो ये है कि जो ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थीं उनके नाम हमें और पढ़ने हैं। फिर इसके बाद ऋग्वेद एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको कभी कहीं से भी ऋग्वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसे हम आगे आने वाली किसी ना किसी क्लास में कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो अगर बात की जाए महावीर स्वामी की माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था त्रिशिला। क्या नाम था इनकी माता का नाम? त्रिशिला। अच्छा, प्रजापति गौतमी किसकी माता का नाम था? तो वो था महात्मा बुद्ध की माता का नाम, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो माता की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मौसी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और त्रिशिला किसकी माता का नाम था? तो भाई त्रिशिला था महावीर स्वामी की माता का नाम। चलिए अब हम जानते हैं आगे महावीर स्वामी जी के बारे में। तो देखो, महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो महात्मा बुद्ध हुए उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रक था। ठीक है, इनका पूरा नाम था सिद्धार्थ ज्ञात्रक, क्योंकि यह ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। चलिए अब आगे हम जानते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखो, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो सीधा सीधा पूछा जाता कि बताइए महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली थे, यानी कि इनकी जो पुत्री अनुजा प्रियदर्शिनी के पति जमाली वे इनके प्रथम शिष्य थे और जो कि इनके दामाद थे। अच्छा, इन्हें 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ठीक है, इन्होंने कितने वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया था? तो 30 वर्ष की आयु में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा कि इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जम्बिक नामक गांव में, गांव क्या है? जम्बिक,
किस नदी के तट पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत ही पॉइंट है, इस पर आप पूरे पर टिक कर लेना, ठीक है। ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है कि इन्हें 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जम्बिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश वितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया था। भाई महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने वितुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर दिया था। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था ऋषिपत्तनम सारनाथ में। वो मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। तो फिलहाल अभी महावीर स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महावीर स्वामी अपना प्रथम उपदेश वितुलाचल पहाड़ी पर स्थित वराकर नदी के तट पर दिया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता महावीर स्वामी से। अच्छा भाई, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी के राजगृह में हुई थी, ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। अच्छा, कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। अच्छा, इनकी प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? तो भाई इनकी प्रमुख उपाधियाँ केवलिन, जिन, हैरत और निर्ग्रंथ, ठीक है। तो महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? तो महावीर स्वामी की प्रमुख उपाधियाँ हैं केवलिन, जिन, अहर्त और निर्ग्रंथ। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। तो अगर पूछा जाए कि बताइए महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। तो देखो 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। अच्छा भाई, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद में इन्हें वासुदेव श्री कृष्ण का भाई बताया गया है। किसको? अरिष्टनेमी को। ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो ये थे 22वें तीर्थंकर। अच्छा, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो भाई जो 23वें तीर्थंकर थे ना, जो 23वें तीर्थंकर थे, तो वो थे पार्श्वनाथ। भाई 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। तो ये भी आप पढ़ लेना क्योंकि कभी कभार 23 से पूछ लेता है। तो फिलहाल इतने पॉइंट सफिशिएंट है और बाकी जो भी और पॉइंट है वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता जाए। चलिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमन नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो भाई बाबर ने जो तुगलमन नीति का प्रयोग किया था ना, इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। भाई किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? तो इसने प्रसिद्ध तुगलमन नीति का प्रयोग किया था। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, द्वितीय भी पढ़ा दिया, तृतीय भी पढ़ा दिया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें बाबर जीत गया था। और बाकी मैंने आपको दोनों पानीपत के और भी पढ़ा दिए हैं। जो दूसरा वाला किसके बीच हुआ था? तो वो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और तीसरा वाला हुआ था 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। तो ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आप पिछली वाली क्लासेस ज़रूर देखते रहना, वहाँ से अपना रिवीजन कर देना। और आगे आने वाली क्लासेस में मैं लगातार यहाँ पर एक क्लास ऐसी भी लेकर आने जा रहा हूँ कि अब मैं आपका रिवीजन शुरू कराने जा रहा हूँ बहुत जल्द। यानी कि अब हर क्लास के लास्ट में आपको पिछली क्लासेस का रिवीजन बहुत जल्दी दिखने वाला है। तो अब आपकी जो रिवीजन की टेंशन है वो बहुत जल्द मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? तो भाई शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखभाल करता था तो उसे सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमंत। जैसे आज हमारे यहाँ विदेश मंत्री होते हैं, ऐसे ही शिवाजी महाराज के समय में कौन हुए थे विदेश मंत्री? तो वो होते थे सुमंत, और ये विदेशी मामलों की देखभाल करते थे। चलिए अब देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? तो भाई शिवाजी को पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था पहाड़ी चूहा? औरंगजेब ने। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात की जाए, औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा भी कहा था, ठीक है। औरंगजेब ही वो व्यक्ति था जिसने शिवाजी महाराज को राजा भी कहा था, और इसी ने शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा भी कहा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो भाई युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डिरोजियो। ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डिरोजियो। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला आज का क्वेश्चन आ गया है, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो भाई भारत में जो अंग्रेज़ों की लूट थी वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हो गई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था,
ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और जो नवाबी जो बंगाल की जो सेना थी वहाँ का जो नवाब था, तो एक तरफ कौन लड़ रहा था? वो सिराजुद्दौला लड़ रहा था, ठीक है। यानी कि बंगाल का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहा था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है, और हारने का कारण होता है उसके सेनापति मीर जाफ़र द्वारा दिया गया धोखा। अगर मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को धोखा नहीं देता तो अंग्रेज युद्ध को कभी जीवन में नहीं जीत पाते। लेकिन बहुत बड़ा धोखा हो गया था, क्योंकि उसका जो सेनापति था वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया था, क्योंकि उसे लालच हो गया था कि अब बंगाल का अगला नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाएगा। तो इसलिए प्लासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में विजय हासिल की, और फिर उसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? तो भाई भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल मुंबई शहर में स्थापित की गई थी। कहाँ पर भाई स्थापित की गई थी? मुंबई में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1829 ईस्वी में जो सती प्रथा का उन्मूलन था, यानी कि जो सती प्रथा कुछ खत्म या प्रतिबंध लगाया था, तो वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लगाया था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अच्छा, ये किसके प्रयासों से हो पाया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय के प्रयासों से संभव हो पाया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भाई बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो जो 1857 की जो क्रांति थी, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में फैली थी और बड़े बड़े शहरों में फैल गई थी, तो उसमें जो लखनऊ से जो नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल ने भाई कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने किया था लखनऊ से। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो देखो, अल हिलाल जो समाचार पत्र है ना, वो शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो भाई महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय है वीर सावरकर को। किसे है? वीर सावरकर को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था वीर सावरकर ने। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पर, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई गीता रहस्य नामक जो पुस्तक वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन रहे भाई? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्ताव में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया था, क्योंकि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 1976 हुआ था तो उसके अंतर्गत प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, और वो थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता। अगर धर्मनिरपेक्ष ना दिया हो तो वहाँ पर पंथ निरपेक्ष होगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये एक ही बात है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो कौन कौन शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा गुट निरपेक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। कौन है भाई? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो वो भाई समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। यानी कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है,
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल किया जा सकता है? तो देखो, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल किया जा सकता है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं, ना ही, ठीक है। तो कितने महीने तक का इससे अंतराल किया जा सकता है? तो मैक्सिमम 6 महीने का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो, भारतीय उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भाई किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र किसकी पुस्तक का नाम है? तो भाई कामसूत्र है वात्सायन की पुस्तक का नाम। किसकी पुस्तक का नाम है? वात्सायन की पुस्तक का नाम। देखो, अब मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है भी नहीं। अब ये नॉर्मल से क्वेश्चन है और ये सीधे सीधे वन लाइनर रूप में है, और जहाँ पर मुझे डिटेल में जाना होगा वहाँ पर मैं जाऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भाई भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। कहाँ पर स्थित है भाई? पुणे में। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। तो देखो, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये है शिमला में, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है शिमला में। और ऐसी भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है बंगलौर में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है ट्राम्बे में, ठीक है। तो आलू वाला कहाँ पर है? शिमला में। यानी कि शिमला मिर्च में क्या डालते हैं? आलू। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आलू वाला कहाँ पर है? शिमला मिर्च में। अच्छा, खगोल वाला कहाँ पर है? बंगलुरु में। खगोल वाला कहाँ पर है? बंगलुरु में। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है ट्राम्बे में। कहाँ पर है भाई? ट्राम्बे में। तो ये सारे आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला हमारा आज का अगला क्वेश्चन आ गया है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लुसाने में। और लुसाने कहाँ पर पड़ता है? तो लुसाने पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।